अच्छा, अब जो रिक्वायरमेंट राइटिंग होती है ना, उसमें 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। 3 प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं अफ़ीम, मतलब एएफएम, राइट? एएफएम, ए से एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का क्या मतलब है? अब एम्बिग्विटी का मतलब है कि ये क्लियर नहीं है, इसमें कोई ना कोई झोल है, ठीक है? इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं अपनी लैंग्वेज में। और मॉड्युलैरिटी प्रॉब्लम इसमें बहुत आ जाती है कि ये प्रॉपर एक जो फॉर्मेट है या जो हमारी चीज़ें हैं उन वो प्रोवाइड नहीं करती, मतलब बहुत फॉर्मली प्रोवाइड नहीं करती, ये बहुत कैजुअल लैंग्वेज में बताती है, सिस्टम की लैंग्वेज में नहीं बताती, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास है जो प्रॉब्लम्स इन पुअरली रिटन रिक्वायरमेंट्स। अब प्रॉब्लम्स, ये 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। इनके अलावा कंडीशनल कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, कंडीशनल कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, ठीक है? इसके अलावा क्या हो सकता है? कंडीशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कंडीशनल इफ़ ए देन बी देन सी। तो अब देखें, अगर बी और सी पूरा नहीं हो रहा, ठीक है, ए बी, ए पूरा हो गया, ठीक है, अगर ए हुआ तो फिर बी होगा, अगर बी पूरा नहीं हुआ तो फिर सी होगा, मतलब काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज आ रही हैं, तो ये होती है कंडीशनल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, ठीक है? इसके अलावा इनकन्सिस्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है? अब मैं एक दफ़ा वर्ड यूज़ कर रही हूँ डेफिनेशन का, दूसरी दफ़ा मैं टर्मिनोलॉजी का यूज़ कर रही हूँ, तीसरी दफ़ा मैं कोई और वर्ड यूज़ कर रही हूँ, चौथी दफ़ा मैं कोई और चीज़ सेम है उसके लिए डिफरेंट वर्ड यूज़ कर रही हूँ, या चीज़ डिफरेंट है और मैं उसके लिए सेम वर्ड यूज़ कर रही हूँ। ये दोनों तरह की क्या होती है? इनकन्सिस्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है? अब एक और होती है जिसमें हम कहते हैं अज्यूम्ड नॉलेज। मैंने अज्यूम कर लिया कि आपको इंटरफ़ेस का मतलब पता था, मैंने पूरी वीडियो में अभी तक इंटरफ़ेस का मतलब नहीं बताया। अज्यूम नॉलेज है, क्या पता है जो मेरा यूज़र है या जो जिसने रिक्वायरमेंट दी है उसको ना पता हो। तो ये अज्यूम नॉलेज जो है ना, ये काफ़ी दफ़ा जो पुअरली रिटन रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनमें होता है कि हमने अज्यूम नॉलेज में अज्यूम नहीं कर लेना होता कि अगले को सब कुछ पता है। जो इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट्स होते हैं वो हमने बताने होते हैं हर तरह से, ठीक है? अब इनका इम्पैक्ट क्या होता है कि एरर्स या ओमिशन हम सही तरह से फाइंड नहीं कर सकते। अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स ठीक से नहीं लिखी हुई हैं तो वो एरर्स और ओमिशन नहीं सही से प्रोवाइड करेंगी। दूसरी बात क्या हो जाएगी कि कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट हो जाएंगे कि रिक्वायरमेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कहेंगे कि हमने ये नहीं कहा था और आपने वो बनाया हुआ होगा, ठीक है? अब इसके अलावा जो है ना जो अब हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ठीक है? अब वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं? वो होती हैं कि जी एस स्टैंडर्ड्स, ठीक है? अब हम पढ़ने लगे हैं स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना वो SDGM, ये आपका कोड हो जाएगा। SDG आप स्टैंडर्ड डेवलपमेंट गोल से याद कर लें और एम अप वैसे ही याद कर लें, ठीक है? इसके बाद जी आ जाएगा SDGM। अब SDGM है क्या? एक्चुअली SDGM है कि हमने स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज यूज़ करनी है, कि हमने स्ट्रक्चर्ड नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करनी है, कि जिसमें हम बता देंगे कि इस वर्ड के लिए या हमने यही टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है, एक स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है? अब डी से क्या मतलब है? डी जहाँ भी आएगा मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, या फिर हम ग्राफ्स यूज़ कर लेंगे यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चले जाएंगे, या फिर हम यूज़ कर लेंगे मैथमेटिकल नोटेशन। अब ये जो जितने भी ग्राफिकल हैं या डिज़ाइनिंग है या मैथमेटिकल हैं, इनमें बहुत कम चांस होता है कि नेचुरल लैंग्वेज आपको डिस्ट्रैक्ट करे, ठीक है? या फिर हम नेचुरल लैंग्वेज को स्ट्रक्चर कर लेंगे। ये हमारी मेजर चीज़ें हो गई, ठीक है? अब रिक्वायरमेंट्स आर रेड मोर देन रिटन। हमने क्या असेंशियल प्रैक्टिसेस ये होती हैं कि डाइवर्स रीडर्स, काफ़ी सारे रीडर्स से उसको स्टडी करवा लें कि सबको समझ आ रही है या नहीं है। कल्चरल इश्यूज़ को एक दफ़ा दोबारा देख लें, उनमें एक्स्ट्रा क्लियर होने की ज़रूरत है क्योंकि कल्चर को लेके बहुत लोग टची होते हैं। अब उस रिव्यू के लिए उस टाइम देना है, ठीक है? कि ये डॉक्यूमेंट्स रिव्यू हो जाएँ क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो है ना अब ये सारी चीज़ें किस काम की हैं? ये क्या करेंगी? ओमिशंस को रिड्यूस करेंगी, एरर्स को रिड्यूस करेंगी, कंसिस्टेंसी को बेहतर बनाएंगी। ये हर जगह पे यूसेज में आप लिख सकते हैं कि जितने भी रिक्वायरमेंट आ जाए, इलिसिटेशन आ जाए, जहाँ भी आ जाए, या आप हर तरह के यूसेज में लिख सकते हैं कि हम क्यों करते हैं ये सारे काम, ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लियर हों, ठीक है? ये हमारा हो गया
ये अगला लेक्चर हो गया। चलें जी, अब अगला टॉपिक है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। जो हमने पीछे पढ़ा था आरएस, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, इसको हम एसआरएस भी कहते हैं, जिसका मतलब है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। ठीक हो गया। ये अब ये क्या है, क्यों बनाना है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि ये क्या है। ये एक ऐसा, ये पहली बात कि ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि इसने क्या, तीन चीज़ें बतानी होती हैं। ठीक है। व्हाट अ सिस्टम शुड डू, कि सिस्टम ने क्या क्या करना है, सिस्टम शुड डू। ठीक है। इसके बाद दूसरी बात इसने जो बतानी होती है वो हाउ वेल, हाउ मीन्स प्रोसेस नहीं बताना, हाउ वेल कितने अच्छे से करनी है, हाउ वेल इट शुड डू इट। तीसरी जो इसने चीज़ बतानी है वो ये बतानी है कि अंडर व्हाट कंस्ट्रेंट्स, कि किन चीज़ों की बाउंड्रीज़ में रह के इसने वो काम करना है। ठीक है। पहला ये हो गया कि सिस्टम ने करना क्या है, दूसरा कितने अच्छे से करना है, तीसरा कि उस पर लिमिटेशंस क्या होंगी। ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, एसआरएस डॉक्यूमेंट से मिलेंगी। ठीक हो गया। अब एसआरएस का मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन एसआरएस का ये है। ठीक है। इसके हैं 6 मेन फंक्शंस हैं। पहला ये हो गया कि इसने आपको बताना है कि फ़ंक्शंस और सर्विसेज क्या हैं सिस्टम के। देखें, ये टेक्निकल पार्ट नहीं है, इसलिए आपने फ़ंक्शंस एंड सर्विसेज का क्या मतलब है कि जो फंक्शन वो परफॉर्म करेगा सिस्टम, वो उसने बताने हैं। ठीक है। इसके अलावा कंस्ट्रेंट्स उसने बताने, मैंने डेफिनेशन में ही आपको बता दिया कि लिमिट्स क्या होंगी। तीसरी बात कि ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ बतानी है इसने, कि वो जो उस बना रहे हैं हम सिस्टम, उसकी खसूसियात क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, और जो दूसरे सिस्टम जो इंटर रिलेशन है उसका, इस सिस्टम का और दूसरे सिस्टम्स के साथ, वो उसने बताना है। इसके अलावा इसने बताना है कि एप्लीकेशन जो है उसका डोमेन सिस्टम क्या है, कि कौन से डोमेन के अंदर वो इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा इसका प्रोसेस क्या होगा, कि ये डेवलपमेंट रिलेटेड होता है, कि डेवलपमेंट इसकी किस तरह से होगी। ठीक है। ये 6 चीज़ें जो है ना हमें वो एसआरएस ने बतानी होती हैं। अब एसआरएस है क्या, अब एसआरएस में जो यूज़र रिक्वायरमेंट्स ये भी अंडरलाइंड होती हैं। ठीक है। इन 6 के अलावा यूज़र रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स, ये दोनों चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं कि मुझे ये चाहिए, और सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें अंडरलाइन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक सेक्शन के अंदर भी आ सकती हैं, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट है, इसमें होंगे डिफरेंट किस्म के सेक्शंस होंगे। ठीक है। अब एडिशनल एलिमेंट्स, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है, ग्लॉसरी होती है। ठीक है। ये इसके जो है ना एडिशनल एलिमेंट्स होते हैं एसआरएस में। ठीक है। अब ग्लॉसरी क्यों चाहिए, ग्लॉसरी चाहिए कि हमें जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं उनका पता चल जाए, एजुकेशनल बैकग्राउंड पता चल जाए, और एक वर्ड के जो डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, आपने अक्सर बुक के एंड पे ग्लॉसरी देखी होगी, वही वर्ड बड़ा डिफ़िकल्ट सा यूज़ हुआ होता है, फिर वही वर्ड बड़ा सिंपल सा यूज़ हुआ होता है। अब जो फैक्टर्स हैं वो जो एसआरएस को इफ़ेक्ट करते हैं, वो टाइप ऑफ सिस्टम कौन सा है, लेवल ऑफ डिटेल क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस कौन सी है, बजट कौन सा है। ठीक है। अच्छा, आपने जो है ना यूज़र्स ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट याद करने हैं। यूज़र्स कौन कौन से हैं जो इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं। सारी सी बात है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। एक तो कस्टमर्स इसको यूज़ करेंगे, फिर इसको मैनेजर्स यूज़ करेंगे। ठीक है। तीसरी बात इसकी आ गई, जो इंजीनियर्स हैं वो इसको यूज़ करेंगे, टेस्टर्स इसको यूज़ करेंगे, डेवलपर्स इसको यूज़ करेंगे, मतलब ये सारे इसके यूज़र्स हैं। अब आपको इनकी डेफिनेशंस टेस्टर, इंजीनियर सब की पता होंगी ऑलरेडी। मैं ये अगेन ये मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है। इसके बाद जी जो ऐसा 6 रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड आरएस। ठीक है। ये आ सकता है क्योंकि ये किसी बुक से सर ने कोट किया हुआ है। इसमें 6 रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, 6 रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड आरएस। ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गई कि ये इस उसका जो बिहेवियर होना चाहिए वो एक्सटर्नल बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात हमारे पास आ गई, कंस्ट्रेंट्स हमें पता होने चाहिए, उसके अंदर लिखे हुए होने चाहिए।
इसके अलावा चेंज इजी टू चेंज होना चाहिए कि हमारी कोई रिक्वायरमेंट चेंज आ गई तो वो हमने उसमें चेंज कर लेनी है। रेफरेंस इसके लिए लाजमी होने चाहिए ताकि जो मेंटेनर्स होते हैं ना फ़ाइल के, उनके लिए रेफरेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसके अलावा लाइफ साइकिल डिस्क्राइब होना चाहिए इसके अंदर कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, जैसे जिसको हम टेबल ऑफ कंटेंट भी कह सकते हैं। एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सेज टू फेलियर्स। अब अगर कोई चीज़ फेलियर हो गई तो उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो ज़रूर आनी चाहिए, वो ज़रूर उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी होनी चाहिए। मीन्स कि ये कोई झगड़े वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हाउ टू ऑर्गेनाइज़, अब ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है आपने, इसके स्टैंडर्ड्स हैं NASA, IEEE और USTOD, ये सारे जो है ना ये स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो सर ने बताया हुआ है वो है IEEE, ठीक है। IEEE हमने, याद होगा आपको, हमने जो रिसर्च वर्क किया था वो भी हमने IEEE में ही किया था, ठीक है। IEEE के जो मेन सेक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आई होप यू नो दैट। मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ, ये सर ने भी बताया हुआ है, ये वो सर ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके बोला हुआ है इसको। और इसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, फिर होता है जनरल डिस्क्रिप्शन होती है, थर्ड होता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फोर्थ होता है अपेंडिसेस, जो जिसमें हम लोग पिक्चर्स वगैरह लगा देते हैं या हमने जो डेटा कहीं से किसी से उठाया या कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह हम वो उसमें डाल देते हैं। और जो फिफ्थ होता है वो इंडेक्स होता है, ठीक है। ये हमारे इसके IEEE का मेन जो कंटेंट है वो इन 5 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। अब इंट्रोडक्शन होता क्या है? इंट्रोडक्शन आप सबको पता है, जिसमें पर्पस बताया जाता है, ठीक है। अब ये इंट्रोडक्शन वो नहीं है कि आपने टॉपिक की डेफिनेशन उठा के डाल दी, नो, ये डिफ़ाइन करना चाहिए आपके पर्पस को, ठीक है। सेकेंडली ये डिफ़ाइन करना चाहिए आपके स्कोप को, कि जिस स्कोप के अंदर, जिस डोमेन के अंदर आप लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं उसको ये करना चाहिए, स्कोप बताना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर आपने बतानी है डेफिनेशंस भी, ठीक है। डेफिनेशंस भी होनी चाहिए, रेफरेंसेस, रेफरेंस आप हार्वर्ड स्टाइल में या जिस भी स्टाइल में देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं इसमें। इसके अलावा डॉक्यूमेंट ओवरव्यू इसमें होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात मैंने कही थी इंट्रोडक्शन के बाद कि जनरल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। अब जनरल डिस्क्रिप्शन में किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन? प्रोडक्ट की। जनरल डिस्क्रिप्शन में किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन आएगी? प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि प्रोडक्ट है क्या, फिर उसके फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास इसमें जनरल डिस्क्रिप्शन में चीज़ें आ रही हैं वो आ रहे हैं यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, ठीक है। यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे कि कौन सा यूज़र इसको यूज़ कर रहा है, किड्स यूज़ कर रहे हैं, कौन यूज़ कर रहे हैं। कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे, जैसे कुछ जो फ़ीचर्स हैं वो किड्स यूज़ नहीं कर सकते, इस तरह के फ़ीचर्स। और फिर अजम्पशंस आ जाती हैं या डिपेंडेंसीज़ आ जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमारी जनरल डिस्क्रिप्शन में कवर होती हैं। फिर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल, इंटरफेस कैसा है, परफॉर्मेंस, डेटाबेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना हमारी इसमें इंपॉर्टेंट है। अब जो कमेंट्स ऑन IEEE स्टैंडर्ड वो होता है वो एक बड़ा अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि अगर आप उसी डॉक्यूमेंट के अंदर कमेंट्स भी दे रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड। एंड इसके अलावा स्टेबल और वेरिएंट पार्ट्स होते हैं। अब स्टेबल और वेरिएंट पार्ट्स कौन से होते हैं? स्टेबल पार्ट नाम से जैसे क्लियर है, इंट्रोडक्शन लाजमी आपके हर डॉक्यूमेंट में आना चाहिए, ये स्टेबल पार्ट है, मतलब इसने हिलना नहीं है यहाँ से। ग्लॉसरी है, इसके बाद पर्पज़ है, ये हर डॉक्यूमेंट, हर SRS का पार्ट होना ज़रूरी है। और वेरिएंट का क्या मतलब है कि डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स आप देते हैं तो भी ठीक है, ये वेरिएंट हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं हर डॉक्यूमेंट में। आर्किटेक्चर, अब आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना ना करना ये वेरिएंट हो सकता है। इसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, ये वेरिएंट होती हैं, ये हर सिस्टम के अकॉर्डिंग डेवलप होती हैं, ठीक है। अब जो चीज़ें हैं क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं इसके, ये अब हमारा अगला लेक्चर आ गया। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के क्या होते हैं, ये करेक्ट होना चाहिए, अनएम्बिग्यूस होना चाहिए। एग्जांपल्स जैसे एंड और टुगेदर, मतलब ये सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं आनी चाहिए।
कंप्लीट होना चाहिए, वेरीफाइएबल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप जो है ना ये ज़ाहिर सी बात है रट्टा नहीं लग सकता है, रट्टा ही लग सकता है सॉरी। ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने चाहिए। अंडरस्टैंड कस्टमर के लिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए। इसके अलावा ट्रेस वर्सेस ट्रेसेबल, ये ओके, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ट्रेस और ट्रेसेबल में क्या फ़र्क है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है पास्ट पेपर्स में। ट्रेस वर्सेस ट्रेसेबल। अब ट्रेस्ड का नाम से पता है, नाम से पता चल रहा है कि जो चीज़ें जो हमें पता है ऑलरेडी ट्रेस हो चुकी हैं, यानी कि हमें ओरिजिन ऑफ डॉक्यूमेंट पता है, इज़ नोन। जो हमें चीज़ें पता हैं, रेफरेंसेस ये हमें पता है। ट्रेसेबल, ट्रेसेबल जो हमने पता लगानी है, जैसे हम चेक करते हैं कि जो आईडी है वो उसकी यूनिकनेस जो है वो हम चेक करते हैं, तो ये ट्रेसेबल है। इजी टू रेफरेंस, ये भी ट्रेसेबल है, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हम उसमें राइट डाउन कर रहे हैं, वो रेफरेंस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, ये एक उसमें आ जाता है। इसके अलावा टेक्निक इसके लिए क्या होती है कि हर एक रिक्वायरमेंट एक पैराग्राफ के लिहाज से चेक की जाए, हर पैराग्राफ वाइज चेक की जाए, शल की स्टेटमेंट्स यूज़ की जाए, ठीक है, यूनिक नंबरिंग की जाए इसके लिए, ठीक है। अब इसके अलावा जो है वो इसमें ये होना चाहिए, कंसाइज़ होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज़ होनी चाहिए। सारा इसके एट्रीब्यूट्स ये भी हम पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइज़ होनी चाहिए। डेंजरस फ्रेज़ जो है नेवर, ऑब्वियसली, सम, ऑफन, इस तरह के फ्रेजेस नहीं यूज़ करने चाहिए। और बैलेंस होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होना चाहिए वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, ये इन्होंने आखिर पे दोबारा बताया हुआ है। इसमें जो है ना इसमें इंक्लूड होना चाहिए कि सिस्टम ने क्या करना है, उसके इनपुट्स आउटपुट्स रिलेशन की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो होने चाहिए। इसमें नॉन फंक्शनल सारी रिक्वायरमेंट्स आएंगी। इसमें जो नहीं होनी चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए, आपने ये नहीं बताना कि डिज़ाइंस कौन से हैं, इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग, टेस्टिंग, ये वाली चीज़ें इसके अंदर, इनका स्केजुअल आ सकता है लेकिन ये चीज़ें इसके अंदर आएंगी नहीं, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, ये सारा हमारा जो है ना ये लेक्चर हो गया 25 तक।